साल 1980 में हर्षद मेहता नाम का एक व्यक्ति बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कदम रखता है। यह बात से वह बिल्कुल अनजान था कि अगले 10 साल बाद हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बिग बुल बनने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं हर्षद मेहता स्कैम 1992 के बारे में। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं हर्षद मेहता के बारे में। यह कहानी है इंडिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल स्कैंडल की। 1973 की बात है दोस्तों, जब हर्षद मेहता अपनी जिंदगी की 18 साल की उम्र से गुजर रहे थे। उस समय बहुत ही परेशान और हताश हो चुके थे। उस समय उनके पिता की बिजनेस ठप हो चुकी थी और उनकी हेल्थ भी खराब हो चुकी। उस समय हर्षद को कुछ नहीं समझ आ रहा था। उस समय सिर्फ समझ आ रहा था तो कि अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है, और एक छोटी सी जॉब की इच्छा थी उनकी, कैसे करना है, और घर के हालात की चिंता थी दोस्तों। उसी समय उनकी जीवन की कहानी शुरू हो जाती है दोस्तों। और वहां से फिर 1973 में वह मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं और मुंबई में लाला लाजपत नाम कॉलेज में वह अपनी एडमिशन कराते हैं और अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। और पढ़ाई के साथ छोटे मोटे जॉब्स की और काम की भी शुरुआत करते हैं दोस्तों, लेकिन जॉब मिल नहीं पाती है। इसी कारण वह प्लास्टिक कचरा वेस्टेज की एक बिजनेस करते हैं और कभी कभी पैसे बचाने के लिए वह खुद से भी डिलीवरी करते और कचरे को और खुद से ही लाते हैं। उन्होंने कचरे के साथ साथ सीमेंट का भी ट्रेडिंग किया। कुछ दिन हालात ठीक होने के कारण रायपुर से उनकी फैमिली मुंबई में ही उनके साथ शिफ्ट हो जाती है। 1977 में हर्षद मेहता की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो जाती है और वह फिर एक इंडियन इंश्योरेंस कंपनी में क्लर्क के पोस्ट पर जॉब करने लगती हैं और उनकी वेतन 600 रुपये होती है। साथ में उनका हस्बैंड भाई आईसीआई एक कंपनी में जॉब करते हैं। दोनों जॉब के साथ साथ साइड बिजनेस भी करते हैं, लेकिन 2 साल तक वह लगातार बिजनेस और जॉब दोनों करते हैं। लेकिन कई सारे कोशिश करने के बाद भी एक बड़ा बिजनेस नहीं खड़ा कर पाते हैं। इसके कारण कई सारे बिजनेसेस करने के बाद दोनों भाई एक दिन एक बात ठान लेते हैं कि अब हमें स्टॉक मार्केट में किस्मत आजमाना चाहिए। और हर्षद मेहता का पीएसएस में एंट्री होता है और यहीं से उनकी शुरुआत होती है। पहले के टाइम रिंग ट्रेडिंग हुआ करता था, उसमें जॉबर्स और ब्रोकर्स ही खरीद बेच सकता था। उसी के द्वारा किसी व्यक्ति को खरीदना है तो हमें जॉबर्स की सहायता या ब्रोकरेज की सहायता लेना पड़ता था। जॉबर्स का ये काम होता था कि अपने क्लाइंट को शेयर खरीदना बेचवाना उसका काम होता था, लेकिन हर्षद मेहता को रिंग ट्रेडिंग ही करना था। इसीलिए वह जॉबर्स की नौकरी की तलाश में लग गए। कुछ दिन के बाद उनकी जॉबर्स में नौकरी की लग जाती है और जैसे ही उनकी नौकरी लगती है पहले दिन में ही हर्षद मेहता 2000 की नुकसान अपने क्लाइंट को करवा देते हैं। इसी कारण कंपनी के ऊपर से उनके ऊपर प्रेशर आ जाती है और हर्षद मेहता लेकिन हताश नहीं होते हैं, अपने स्किल पर और डेवलपमेंट पर पूरा मेहनत करने लगते हैं और यहीं से उनकी शुरुआत होती है। और फिर वह अपने क्लाइंट और कंपनी को प्रॉफिट में दिलाना शुरू कर देते हैं। हर्षद मेहता क्या करते थे कि किसी भी कंपनी को लेबराई और मैनेजर से जाकर डायरेक्ट वे में वह इंफॉर्मेशन लेते थे। आज के टाइम में यह अनलीगल है डायरेक्ट इंफॉर्मेशन लेना। पहले क्या होता था कि हर्षद मेहता बात करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपनी कंपनी में लाते थे और उसी के बेसिस पे शेयर खरीदवाते और बेचवाते थे। उस समय इसे इनसाइड ट्रेडिंग भी कहा जाता था। आज के टाइम में इसे अनलीगल माना जाता है। इनसाइड ट्रेडिंग से हर्षद मेहता की अच्छी खासी जिंदगी व्यतीत होनी शुरू हो गई थी और वह खुद भी इनसाइड ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करते थे। इसी तरह वह एक बड़े पैमाने पे इनसाइड ट्रेडिंग भी करते थे और वह अच्छे खासे बड़े घर में शिफ्ट हो गए। और उसके बाद उनसे रहा नहीं जाता और एक और स्ट्रेटजी अपनाते हैं, पंप और डंप का। उसमें शेयर को क्या करते थे कि जिस शेयर को कोई मूवमेंट नहीं, कोई खरीद बेच नहीं रहा, उसका प्राइस गिरा हुआ है, वही शेयर को टारगेट करते थे और अपने साथी से और खुद से सभी मिलकर उस शेयर को खरीदते थे और उस शेयर को प्राइस बढ़ जाने के बाद उससे पार्ट होल्डर को बेचकर अच्छे खासे मुनाफे कर लेते थे। और इसी प्रकार उनकी जिंदगी चल रही थी। हर्षद मेहता को लगा कि अब हमें इस मार्केट में कोई कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन कहता है कुदरत का करिश्मा कुछ अलग ही हो जाता। ब्लैक थर्सडे उस दिन हर्षद मेहता का सबसे बुरा दिन था और हर्षद मेहता की शुरुआत उस दिन मार्केट की बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन 2 बजे तक मार्केट में ऐसी गिरावट आई जिससे सभी लोग पैनिक सेलिंग शुरू कर दी करनी। और पैनिक सेलिंग करने के बाद हर्षद मेहता की सबसे बड़ी लॉस हुई 10 लाख की। उसमें हर्षद मेहता पूरी तरह बर्बाद हो गई। यहाँ तक कि अपनी ब्रोकरेज को
पैसे देने के लिए अपनी वाइफ की गहने तक बेचनी पड़ी और पूरी तरह से बर्बाद हो गए हर्षद मेहता। हर्षद मेहता के घर की खर्ची के लिए भी सोचना पड़ता, लेकिन अश्विन की वाइफ कुछ दिनों तक ब्यूटी पार्लर्स में काम करती थी, उसी के खर्चे से उनके घर चलते थे। जून 1982 में फिर से हर्षद और अश्विन डिसाइड करते हैं कि हमें मार्केट में फिर से एंट्री करना चाहिए, और इस बार वह एक छोटे से अपनी ब्रोकरेज ऑफिस से शुरुआत करते हैं, जिसका नाम रहता है ग्रोमोर। इससे ही वह अपनी डिवाइसेस क्लाइंट को देना ब्रोकरेज के तौर पर काम करना शुरू करते हैं। ग्रोमोर कंपनी का इनका यही पर्पस था कि अपने क्लाइंट्स को हाई रिटर्न प्रोवाइड करवाना। अश्विन के ससुर ने 4 लाख रुपए उनको दिए थे अपने कंपनी चलाने के लिए, और एक सीईओ की कंपनी ने 1 लाख रुपए दिए थे। यहीं से उनकी रिसर्च और एनालिटिक्स शुरू हो जाती है अपनी क्लाइंट को प्रॉफिट में लाने के लिए, और वह फिर हर्षद मेहता टी रिसर्च पर जाते हैं और चाय पत्ती पर बहुत सारी रिसर्च करते हैं। उस टाइम चाय पत्ती की शेयर काफी तेजी से बढ़ने वाली थी। उस टाइम रिसर्च करने के बाद हर्षद मेहता ने अपने क्लाइंट को बहुत सारे रिटर्न दिलवाए चाय पत्ती के तौर पर और 2-4 शेयर पे। इस तरह से ग्रो का हर तरफ नाम धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक टाइम ऐसा आया कि ग्रो मोर इतना हर्षद मेहता सबको रिटर्न दिलवाने लगा कि जिधर देखें उधर ग्रो मोर का ही नाम चलने लगा। हर्षद मेहता का ग्रोथ देखकर सामने वाली कंपनी को खटकने लगा, और सामने वाला पुराना खिलाड़ी था स्टॉक मार्केट का मनु मेकर, जो हर्षद मेहता को ग्रोथ करते हुए देखा नहीं जाता था, और वह पैनिक सेलिंग भी करता था, और वह सेलिंग शॉर्ट करके ही मनु मेकर पैसा कमाता था। हर्षद मेहता का ही स्टॉक को टारगेट करके उसको सेल करता और पैसा कमाता, और हर्षद को भारी नुकसान दिलाता था। इसी प्रकार हर्षद के साथ कुछ दिनों तक चलता रहा, लेकिन हर्षद अपने टेक्नोलॉजी और स्किल पे के डेवलप से अपने क्लाइंट को कभी भी लॉस में नहीं जाने दिया, और वो अपनी कंपनी को ग्रोथ बढ़ाते ही रहा। ऐसे ही करते करते हर्षद को कुछ फंड की जरूरत पड़ती है अपने स्टॉक की ग्रोथ के लिए, और वह बैंक से लिंक होता है, लेकिन छोटे छोटे फंड बैंक से लिंक होने पर लोन लेता था। ऐसे ही कुछ बड़े फंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है हर्षद मेहता की, और यहीं से स्कैम की कहानी 1992 में शुरू हो जाती है, और हर्षद मेहता हजारों की करोड़ों की रुपए लेना बैंक से शुरू कर देता है अनलीगल तरीके से, जो कि हर एक स्टॉक को बढ़ाने में उसी पैसे की बदौलत कम आता था। और 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ ऐसे करके हर्षद मेहता बैंक से बड़े बड़े फंड लेता और स्टॉक में इन्वेस्ट कर देता, और उस स्टॉक की कीमत रातों रात दुगनी चौगनी हो जाती, और जिस स्टॉक पे उस टाइम हर्षद मेहता हाथ रख देता उस टाइम ऊंचाई छू जाता। इसी से सीमेंट का स्टॉक 200 का सीमेंट का स्टॉक प्राइस को 1,000 से 1,500 एक दिन में ही, उस टाइम की बात में कर रहा हूँ, कर दिया था हर्षद मेहता। उसी प्रकार हर्षद मेहता को सभी स्टॉक मार्केट का बिग बुल कहे जाने लगा, और हर्षद मेहता को सभी स्टॉक मार्केट को भगवान मानने लगे। सभी लोग जो हर्षद मेहता कर लेते उसे सभी लोग खरीदने के लिए बेताब हो जाते, और जल्द से जल्द खरीदना और बेचना शुरू कर देते। जब हर्षद मेहता कहते उस टाइम ही लोग तैयार रहते हैं। इसी प्रकार स्कैम 1992 की कहानी थी दोस्तों। इसी प्रकार हर्षद मेहता बैंक से बड़े बड़े लोन लेकर स्टॉक में इन्वेस्ट करता और उस स्टॉक की प्राइस बढ़ा देता। इससे इंडियन इकोनॉमिक्स पर बहुत सारे प्रभाव पड़े, और यह अनलीगल माना जाता है दोस्तों। इसी कारण हर्षद मेहता को फिर जांच होने के बाद कुछ दिन के बाद बहुत लंबा टाइम तक हर्षद मेहता के खिलाफ जांच इन्विटेशन शुरू हो गया, और हर्षद मेहता कुछ दिन के बाद उनकी सलाखों के पीछे चले जाते हैं दोस्तों, और वह सलाखों के पीछे ही अपना दम तोड़ देते हैं इस टेंशन में, और इतना बड़ा स्कैम के कारण ही वह सलाखों के पीछे जाते हैं दोस्तों। तो यही उद्देश्य है कि आप भी किसी प्रकार सरकार के साथ बड़ा फ्रॉड नहीं करें। हम लोग भारतीय हैं, सभी का संविधान बराबर है दोस्तों, और हम संविधान से चले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा दोस्तों। और ये कहानी यहीं तक थी दोस्तों। आगे मैं आपके लिए कुछ नई कहानी लेकर जरूर आऊँगा। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट जरूर आप लोग कीजिए कैसा लगा यह वीडियो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।